सो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर इज़ 141। कहती है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इफ़ ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन IAS 38 intangible assets are met, the director can choose to capitalize the development expenditure or not। तो इफ़ सारे कंडीशन मेट हो रहे हैं तो डायरेक्टर को चूज नहीं, वो तो कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा। सो ये गलत है। बी, amortization of the capital development expenditure will appear as an item in an entity statement of change in equity। नो, amortization जो होता है ना वो हमारा डेप्रिसिएशन के जैसा होता है, वो हम लोग के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में दिखाते हैं एज एन एक्सपेंस। ठीक है। सो ये भी गलत है। कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट आर सोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोर्शन एज ए नॉन करेंट एसेट। हाँ ये करेक्ट है हमारा। हम लोग अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करते हैं उसको एज ए नॉन करेंट एसेट दिखाते हैं SOFP में। सो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। डी क्या कहता है, कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी एमोटाइज ओवर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स से हम लोग ज़्यादा बोल रहा है कि उसको एमोटाइज नहीं कर, कैपिटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को एमोटाइज नहीं कर सकते। ये चीज़ तो गलत है। मोर देन 5 ईयर भी हम लोग कर सकते हैं। So 142 number, complete the following statement by selecting the appropriate wording from the choice available. When an accounting for intangible assets using the revaluation model, movement in the carrying amount are या किस में अकाउंट करते हैं, जो कैरिंग अमाउंट है मूवमेंट में जो रिवैल्यूशन अगर मॉडल चूज करते हैं रिवैल्यूट करते हैं हम लोग इनटेंजिबल एसेट को, उसको कहाँ शो करते हैं, हम लोग शो करते हैं अकाउंटेड फॉर एन इनकम्प्रिहेंसिव इनकम एंड अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। Okay, and accounted for statement of profit or loss only, accounted for only comprehensive income only, and accounted for all the component of equity only। नहीं, हम लोग उसको अदर comprehensive income एज वेल एज हम लोग component of equity में दिखाते हैं। सो ए होगा हमारा। 143, what is the correct accounting treatment for an intangible asset with an indefinite useful life? Okay, it is recognized as at a cost for as long as entity has intangible asset। नहीं ये गलत है। It is recognized at a cost and is subject to annual impairment review। Exactly, हम लोग को जो intangible asset जिसका लाइफ हम लोग को पता नहीं है, indefinite है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एनुअली चेक करते हैं कि कुछ उसमें इम्पेयरमेंट हुई है कि नहीं। इम्पेयरमेंट मीन्स लॉस। सो हमारा बी हमारा आंसर है। नीचे वाला है इट इज़ सी नंबर, इट इज़ रिकॉग्नाइज एट ए कॉस्ट एंड द एंटिटी मस्ट टेक एन एस्टिमेट ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ सो दैट इट कैन बी एमोटाइज। ये भी नहीं होता, गलत है। इट कैनॉट बी रिकॉग्नाइज एज इनटैंजिबल एसेट एज इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कैलकुलेट एनुअल एमोटाइजेशन चार्ज। ये भी गलत है। सो इनडेफिनाइट लाइफ भी हो सकती है, हम उसको इंटेंजिबल एसेट कंसिडर करते हैं बट ये उसको एमोटाइज नहीं करते, बट एनुअली हम लोग चेक करते हैं कि उसमें कुछ इम्पेयरमेंट आई है कि नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 144, identify whether or not each of the following items should be capitalized as a tangible asset from the following list। okay, so employment cost to staff or conducting researching activity, ये जैसे दिख रहा है researching activity, so it can't be capitalized, so not capitalized होगा। cost of constructing a work model of a new product, exactly ये capitalized होगा। materials and consumables cost associated with conducting scientific experiment, सो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पे आपका मटेरियल और कंज्यूमर कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ए कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ये भी हमारा कैपिटलाइज नहीं होगा। लाइसेंस परचेज टू परमिट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ए प्रोडक्शन प्रोटीन, एग्जैक्टली ये हमारा कैपिटलाइज होगा, ये इंटेंजिबल एसेट्स है। सो 145, complete the following statement by selecting the appropriate wording from the choice available। okay, when accounting for intangible assets using the cost model, annual impairment charge are okay, accounted in the other comprehensive income and other component of equity, no, accounted for statement of profit or loss only, yes, हम लोग एज एक्सपेंस उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में दिखाते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
So 146 number, classify each of the following cost as either a research expense or as a intangible asset. ओके, मार्केट रिसर्च का ये हमारा रिसर्च एक्सपेंस है, ठीक है. सो नेक्स्ट, पैटेंट प्रोडक्ट डिजाइन कॉस्ट, एग्जैक्टली ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है. प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग रिसर्च है. एंड एम्प्लॉइंग ट्रेनिंग कॉस्ट, ये भी हमारा रिसर्च है. विच ऑफ द फॉलोइंग आई स्टेटमेंट best define an intangible asset. Okay, a intangible asset is an asset with no physical substance. हाँ, यही है हमारा इंटेंजिबल एसेट का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है. एंड इंटेंजिबल एसेट इज ऑलवेज जनरेटेड इंटरनली बाय ए बिजनेस. ऑलवेज इंटरनली जनरेटेड नहीं होता, हम लोग परचेज भी करते हैं, सो ये गलत है. सी, एंड इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट विच कैन नॉट बी सोल्ड. इट कांट बी सोल्ड. अगर आप किसी से परचेज कर रहे हो तो आप कोई ना कोई तो सेल कर रहा है ना, सो ये भी गलत है. एंड इंटेंजिबल एसेट इज अ परचेज एसेट विच हैज़ ए नो फिजिकल सब्सटेंस. यहाँ पे परचेज डाला है, कभी कभी इंटरनली जनरेटेड भी होती है, सो हमारा डी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है. So now 148, geranium is engaged in the following research and development project. Identify how the costs of each project should be accounted for in financial statement. Okay, written off as expense and capitalized as an asset. Okay, project 1, applying a new technology to the production of a heat resistant fabric. On competition, the fabric will be used in the production of uniform for emergency services. एंड जिरानियम हैज़ सफिशिएंट रिसोर्स एंड इंटेंशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. हमारे पास कुछ क्राइटेरिया थे जो रिकॉग्नाइज करने का कि ये हम लोग कुछ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का हम लोग उसको कैपिटलाइज करेंगे, तो क्राइटेरिया थे, ये क्राइटेरिया सारा मेट करा है, सो इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे. Project 2, testing whether a particular substance can be used as a appetite suppressant, and if this is the case, it is expected to be sold worldwide in the chemist and pharmacies. ये अभी टेस्ट ही कर रहा है, सो ये हमारा रिसर्च एक्सपेंसेस है. So now project 3, it is developing a material for use in a kitchen which is self cleaning and germ resistance, and a competitor is currently developing a similar material, and for the reason geranium is unsure whether its project will be completed. So ये unsure यहाँ वर्ड देख रहे हो ना, इसी से पता चल रहा है कि ये हम लोग का एक्सपेंस हो कैपिटलाइज नहीं है, क्योंकि उसको अभी श्योर ही नहीं है इस चीज़ का. बेनिफिट तो एक्सप्लेन कर दिया, बट श्योर नहीं है ना, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं. सो ये क्राइटेरिया एक मीट नहीं हो रहा है, सो ये एक्सपेंस होगा. सो 149, Merlot company is engaged in a number of research and development projects during the year in 31st December 20x5. Project A, a project to investigate the properties of a chemical compound. Cost incurred on this project during the year in 31st December 2005 was 34,000. Project B, a project to develop a new process which will save production time in the manufacture of the widgets, and this project commenced on 1 January 2005 and met the capitalization criteria on 31st August 2005. The cost incurred in during the 2005 was 78,870 to 31st August and 27800 from 1 September. Project C, a development project which was completed on 30 June 2005. Development cost incurred up to 31st December 2004 were 290,000, with a further 19,800 incurred between the January and June 2005. Production and sales of a new product commenced on a 1st September and are expected to last 36 months. What amount should be expensed to statement of profit or loss and other comprehensive income Merlot company in respect of this project in the year in 31st December 2000 x5. ओके, सो हम लोग को जो एक्सपेंस पता करना है, ठीक है. सो ओके, सो क्वेश्चन नंबर कितना है, ये हमारा है 149. ओके तो पहले प्रोजेक्ट एक करके देखते हैं, एक्सपेंस होगा कि कैपिटलाइज होगा. सो प्रोजेक्ट ए, वेट मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूँ, सो डैट कि आप लोग को इजीली देखिए. छोटा दिख रहा होगा ना ऐसे तो. ओके, सो 40, यस दिस वन इज गुड. ओके, प्रोजेक्ट है आपका ए. अब ए में देखते हैं क्या है. तो एक प्रोजेक्ट टू इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल कंपाउंड. कॉस्ट इनकर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द ईयर इन 31st December 2005 में 34,000. ये इन्वेस्टिगेशन के लिए था, इट मीन्स रिसर्च के लिए, तो ये 34,000 जाएगा हमारा एज एक्सपेंस. ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ.
34,000 जाएगा हमारा एज ए एक्सपेंस 34,000. नाउ प्रोजेक्ट बी. सो प्रोजेक्ट बी में क्या है Project B, a project to develop a new process which will save the production time in the manufacture of the widgets. This project commenced on 1 January 2005 and made the capitalization criteria on 31st August 2005. The cost incurred during the 2005 was 78870 to 31st August and 27800 from 1 September. So ये एक प्रोजेक्ट डेवलप हुआ, एक न्यू प्रोसेस डेवलप हुआ जो कि हमें प्रोडक्शन टाइम सेव करेगा. और ये लेकिन कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मेट हुआ अगस्त में. अगस्त के बाद जो भी कॉस्ट इंकर्ड हुआ है वो हम लोग एज ए कैपिटलाइज करेंगे. उससे पहले जो भी कॉस्ट हुआ है उसको हम लोग एज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे. एंड अगस्त से पहले का कॉस्ट दिया हुआ है 78870. सो नाउ प्रोजेक्ट आपका सी. सो नाउ a development project which was completed on 30 June 2005. Development cost incurred up to 31st December 2004 were 290,000 and with a further 19,800 incurred between the Jan to June. Production and sales of the new product commenced on 1 September and are expected to last for the 36 month. So ये हमारा कैपिटलाइज कॉस्ट है. दोनों हम लोग कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया भी मीट हो चुका है, प्रोडक्ट कमिंस भी हो रहा है 1 सितंबर से और इसका बेनिफिट लास्ट 36 मंथ के लिए. तो हम लोग पहले दोनों कॉस्ट को हम लोग ये दोनों कॉस्ट को तो कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बट इस पर जो एमोटाइजेशन चार्ज होगा वो हमारा कैपिटलाइज होगा, एक्सपेंस में जाएगा. सो 19,800 प्लस कर दो आप 290,123. ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं. अब सितंबर में हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ईयर एंड का हुआ 31 दिसंबर. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए? 4 महीना. तो 4 महीने का ही हम लोग ये एमोटाइजेशन कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाई 36. सो नाउ कितनी आती है, टोटल करके देख लो कितना आता है. ओके, सो इक्वल टू कैलकुलेट करो. आपका है 19,800 प्लस 290,123. so into 4 divided by 36. so you have a 34422. अब ऐड करो सबको. 78870 प्लस 34000. so now आपका आंसर हो जाएगा 147292. ठीक है ये आंसर हो जाएगा जो हमारा एक्सपेंसेस जो जाएगा प्रॉफिट और लॉस में. ठीक है, सो 150 नंबर क्या कहती है? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द अकाउंटिंग इन ईयर इंडेड 30 अप्रैल 2006 फॉर द अर्नोल्ड कंपनी ब्रांड कैरिंग अमाउंट 1 मई 2005. एट मीन्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कैरिंग अमाउंट इतना था ब्रांड का. Arnold company amortized the brand on a straight line basis. It has estimated useful life of 8 years from the date of purchase, with no residual value at the end of the project. At the end of the previous accounting period, there was accumulated amortization of 20,400 relating to the brand. What should be amortization charge for the year ended 30 April 2006 along with the balance on accumulated amortization account 30 अप्रैल 2006. सो पहले हम लोग कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं. हमारे पास कैरिंग अमाउंट है एज वेल एज हम लोग के पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है. तो हम लोग कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं. तो कॉस्ट कैसे निकलेगा? कैरिंग अमाउंट क्या है? 44880. सो प्लस करेंगे एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशंस. सो 400 हो जाएगा. सो कितना आएगा? आप जोड़ो 44880 को प्लस करो 20400 से. सो आपको आएगा 65280. ये हमारा कॉस्ट हो गया. अब हम लोग एमोटाइजेशन कैलकुलेट करते हैं. हम लोग टेंजिबल एसेट में इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. अगर हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं और इसको इनटेंजिबल एसेट में एमोटाइजेशन बोलते हैं. डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन सेम है, बस नाम फर्क है. एमोटाइजेशन इक्वल टू, सो आपका कॉस्ट है 65280. डिवाइड कर दो कितना है इसका यूजफुल लाइफ. सो नो रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ है 8 ईयर्स. सो कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाई 8 करो. यू विल गेट 8160 एज ए एमोटाइजेशन पर ईयर. तो ये एमोटाइजेशन हमारा बी एंड सी में से कोई एक आंसर होगा. नाउ एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन कैलकुलेट करते हैं. एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन कैलकुलेट करते हैं.
पहले कितना था हमारा 20400, नाउ ऐड कर देंगे 8160, सो यू हैव ए नाउ 28560, दैट इज ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। Now 151. Campbell Company purchased a license at a cost of 3600,000 to sell a product for the 5-year term commencing on 1 July 20X3, after which license will expire and cannot be renewed. It is a Campbell policy to write off the cost of license for over the 5-year term commencing from date of purchase. What is the amortization charge for the year in 31st March 2004? So क्वेश्चन नंबर 151 करते हैं। सो हमारा कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है आपका 3600,123 लाइसेंस का, एंड प्रोडक्ट नंबर 5 ईयर, कब से कमेंस हो रही है, जुलाई से। तो हमारा कितने महीने हुए, पहले हम लोग ईयर कैलकुलेट करते हैं। सो ईयर हो जाएगा आपका, इंड है 31 मार्च 2004, स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2000X3 से लेके हमारा ईयर इंड है 31 मार्च 2000X4 तो कितने महीने में, जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हुए। सो टाइम हुआ है 9 महीने। ठीक है, सो नाउ अब हम लोग एमोटाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। एमोटाइजेशन इक्वल टू कॉस्ट है 3600,123 डिवाइड बाई कितने उसकी यूज़फुल लाइफ से 5, और 5 को हम लोग इंटू फिर करेंगे 9 डिवाइड बाई 12। सो आपका कितना आएगा, आप कैलकुलेट कर लो। 3600,123 डिवाइड बाई कर दो 5 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, सो यू विल गेट 540,123, ये आपका आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 152 The following information relate to the accounting year ended 31st December 2006 of the Barnaby Company. License carrying amount 1 January 2006 was 17,500. Barnaby Company amortized the license on a straight line basis. It had a estimated useful life of 6 years from the date of purchase with no residual value at the end of that period. At the end of the previous accounting period, there was accumulated amortization of 12,500 relating to the license. What should be the amortization charge for the year in 31st December 2006 along with the balance on the accumulated amortization account at that date? ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। सो हम लोग पहले क्या करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये गड़बड़ हुई, ये 51 है 151 एंड दिस वन इज़ 152। ओके, सो कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट कितना है 17,500 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड यू हैव ऑल्सो गिवन द accumulated amortization that is 12,500. So when you will add these two amount, you will get the cost of the license. Is it license? Yeah, you will get the cost of license. So now your cost is 30,000. So now we will charge amortization पर ईयर। ये स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज हुई तो हर साल सेम चार्ज होगा। सो कॉस्ट हमारा हो गया 30,000 डिवाइड बाई हमारा यूजफुल लाइफ क्या है, इट्स ऑफ 6 ईयर विद नो रेजिडुअल वैल्यू। सो आपका कितना आ जाएगा 5,000। अब आपको पता चल जाएगा ए या डी में से आपका एक ऑप्शन है। सो नाउ यू विल कैलकुलेट एट दिस एमोटाइजेशन टू एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशंस। सो आपका accumulated amortization 12,500, then add 5,000, you will get 17,500 as your answer, that is 152, sorry, D option. Okay, so 153, identify 3 of the following statements that are true in relation to the application of IAS 38 intangible asset. Okay, research cost should be explained to statement of profit and loss. Exactly true, ये expense में ही जाएगा। ऑल टाइप ऑफ गुडविल्स कैन बी कैपिटलाइज, ना ये गलत है। इंटरनली शायद इंटरनली जनरेटेड गुडविल आपका कैपिटलाइज नहीं होता है शायद। सो कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट दैट नो लॉन्गर मीट द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड 130 IAS 38 मस्ट बी रिटर्न ऑफ टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। येस, अगर आपका वो क्राइटेरिया मीट, हम लोग ईच ईयर उसका क्राइटेरिया देखते हैं कि मीट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं मीट करेगा तो हम लोग एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करते हैं। सो कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट आर एमोटाइज फ्रॉम द डेट ऑफ द एसेट इट इज अवेलेबल टू यूज और सेल। एग्जैक्टली ये भी ट्रू है आपका।
जब से हम लोग यूज़ में इसको ले आएंगे तब से हम लोग एमोटेशन चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। रिसर्च कॉस्ट रिटर्न ऑफ कैन बी रिकैपिटलाइज व्हेन द डेवलपमेंट एसेट्स इज फिजिबल। ये गलत है। एक बार आपने जो रिसर्च कॉस्ट को रिटर्न ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, उसको दोबारा से फिर कैपिटलाइज नहीं कर सकते इफ़ वो क्राइटेरिया मेट करिए तो। सो ओनली परचेज इंटेंजिबल एसेट कैन बी कैपिटलाइज। नहीं, कभी कभी इंटरनली जनरेटेड भी इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज होती है, सो ये भी हमारा गलत है।